अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं नसीम ज़हरा टेट। आज पाकिस्तान की बेटी, पाकिस्तान की बेइंतहा करेजियस और बहादुर सियासतदान की शहादत की 14वीं बरसी है। बेनज़ीर भुट्टो साहबा, उनके ख़ानदान को, उनकी पार्टी के लोगों को और पाकिस्तानियों को हमारी तरफ से ताज़ियत। हम आज सियासत पर ही बात करेंगे और सियासत पर बात करने के लिए हमारे साथ नाजरीन सरदार अयाज सादिक साहब हैं, फॉर्मर स्पीकर ऑफ द नेशनल असेंबली और सीनियर वाइस प्रेसिडेंट पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के। आपको मालूम है नाजरीन के अयाज सादिक साहब लंदन गए हाल ही में, और जब वो वापस लौटे तो बहुत सी बातें उन्होंने की, और लगता यह है कि उनके आने के बाद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जो टॉप लीडरशिप है वो उसमें कुछ एक बहुत ही यानी कि एनर्जी नई किस्म की आ गई, बड़ी एक पॉजिटिविटी आई हुई है और कोई बड़ा खुद एतमादी हमने कभी ऐसी देखी नहीं। और सब के सब यानी कि चाहे अयाज सादिक साहब हों और शहबाज शरीफ साहब हों, साद रफ़ीक साहब, ख्वाजा आसिफ एंड सो ऑन सो फोर्थ, और मरीम नवाज साहबा तो बहरहाल ऑलवेज कॉन्फिडेंट। तो इस पर लोग कुछ कहते हैं कि जी ये बस एक ड्रामा ही है, एक स्टॉर्म इन अ टी कप, कि कुछ है ही नहीं, प्याली में तूफान बनाया हुआ, कि ये पॉस्चरिंग है इनकी, असल में हकीकत में तो कुछ है ही नहीं। बहुत शुक्रिया अयाज सादिक साहब, आपने हमें ज्वाइन किया आज। अच्छा अयाज सादिक साहब, कुछ आप बेनज़ीर भुट्टो साहबा के हवाले से कहना चाहेंगे बिफोर वी प्रोसीड? आज उनकी शहादत भी है। जी बिल्कुल, मैं कहना चाहूँगा कि आज उनको इस दुनिया से गए हुए शहादत का रुतबा पाए हुए 14 साल हो गए, और मेरी आज ख्वाहिश थी कि मैं नेशनल असेंबली ऑफ पाकिस्तान में इस शहादत के ऊपर बात करूं कि उन्होंने अपनी जान जमहूरियत की लड़ाई में दे दी। हालांकि आपको याद है कि जो कराची में कारसाज वाला जो इशू हुआ, जब बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है, उसके बावजूद उसके बाद तो बहुत बड़े बड़े लीडर जो हैं वो भी सोचते कि यार ये अब हद यहाँ तक पहुँच गई कि जाने का भी ख़तरा है। मगर उस खातून ने, जो कि प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान की रह चुकी हैं, उन्होंने इतनी बहादुरी का मुजाहरा किया और उन्होंने फिर भी इलेक्शन कैंपेन में वो निकली रहीं। बल्कि अब मगर अगर आप देखें कि उनकी फैमिली में जो है, उनके वालिद साहब, फिर उनके दोनों भाई, फिर उनकी बारी भी आ गई कि उन सब ने इसी मुख्तलिफ कॉजेज़ के लिए, बट मेनली जमहूरियत के कॉज के लिए वो लड़ते रहे। अल्लाह ताला उन सब की मग़फ़िरत करे। मगर वो शी वॉज़ द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ फीमेल प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, और उन्होंने एक काफ़ी जद्दोजहद की, और उसके बाद जो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी जो साइन हुआ नवाज शरीफ साहब और मोहतरमा के दरमियान, वो एक ऐसा डॉक्यूमेंट था जिस पे मेरी तो ख्वाहिश थी कि हम और ज़्यादा काम करते। मुझे याद है कि मैं इलेक्शन कैंपेन में था, जब ये ख़बर आई तो सभी एक ऐसा सन्नाटा सा पड़ गया और इतनी एक दुख हुई, तकलीफ़ हुई। और मुझे याद है कि मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब हॉस्पिटल पहुंच गए थे, वो तो रोते हुए पहुंचे थे जी। उनका पता करने। जी हाँ, सो ये बेशक एक ट्रेजेडी है पाकिस्तान की। कुछ ऐसे बिल्कुल बिल्कुल, खुदा करे कि अब और ऐसी ट्रेजेडीज हमें ना होना नहीं चाहिए। और मगर ये ट्रेजेडी है, बहुत बड़ी ट्रेजेडी, उनके खानदान के लिए तो बहुत बड़ी ट्रेजेडी है, मुल्क के लिए भी है जी, मुल्क के लिए, बल्कि जमहूरियत के लिए भी बहुत बड़ी ट्रेजेडी, पार्लियामेंट के लिए भी बहुत बड़ी ट्रेजेडी है ये। बेशक, खुदा करे बेहतरी की तरफ बात जाए, बेहतरी की तरफ अब बात तो देखते हैं उसमें आप लोगों का क्या रोल होगा। अयाज सादिक साहब, वेरी कॉन्ट्ररी टू आपकी जो एक है पर्सनैलिटी, जहाँ के आप बहुत सोच समझ के बात करते हैं, बड़े आप यानी कि नाप तोल के बात करते हैं। आप जब से वापस लौटे हैं लंदन से तो आपका तो टोन ही बदला हुआ है। लगता है कि कोई आपके हाथ में गीदड़ सिंगी आ गई है, कोई बड़ी पक्की चीज़ आपके हाथ में आ गई है। आपने ये भी कह दिया कि नवाज शरीफ साहब आ रहे हैं, मैं जाऊँगा तो उनको लेके आऊँगा, और कोई कह रहा है आपकी पार्टी का कि ख्वाजा आसिफ साहब के माल्टों के मौसम तक ये हुकूमत है, फिर ये जाएगी, हम आएंगे। तो ये क्या, कोई आप लोगों ने बैठ के सोचा कि चलो थोड़ा सा
हम ड्रामा ही कर लें, कुछ इनको साइकोलॉजिकल प्रेशर में डालें? इज दिस व्हाट इट इज? नहीं, मैं आपको बड़े कैटेगोरिकली बताऊं। देखें, जब कोई इंसान किसी को मिलता है, मैं अपने कायद को मिलने गया, मेरी उनसे मुलाकात हुई, मेरी उनसे गुफ्तगू हुई, तो क्या मेरी ख्वाहिश नहीं हो सकती कि वो आए? मेरी ख्वाहिश भी थी, और मेरा बस चले तो मैं तो साथ ही लेके आता, दिसंबर में ही लेके आता। मगर बहुत सी वजूहात हैं जो देखनी पड़ेंगी और करनी। बट मैं ये यकीन से कहता हूँ, मुझे ना नवाज शरीफ साहब ने कहा कि मैं कब आ रहा हूँ कब नहीं आ रहा, ये कैटेगरी ना मैं किसी का पैगाम यहाँ से लेके गया था। यहाँ तक कि मेरी शहबाज शरीफ साहब से भी मुलाकात नहीं हुई थी जाने से पहले। इस इशू पे एक हुई थी, जनरल हुई थी सबके साथ। और जो हमारे जो सीनियर मेंबरान हैं, जिस तरह ख्वाजा आसिफ साहब हैं, शाहिद खाकान साहब हैं, एहसन इकबाल साहब हैं, राना सनाउल्लाह साहब हैं, साद रफ़ीक साहब हैं, राना तनवीर साहब, इत्तेफाक से इन लोगों से भी कोई डिस्कशन नहीं हुई कि तुम जा रहे हो तो तुमने वहाँ क्या बात करनी है और क्या नहीं करनी। सो मैं तो एक ओपन माइंड के साथ गया था, और मैंने ओपन माइंड से उनको बताया कि मैं यहाँ हालात क्या देख रहा हूँ, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। और डिस्कशन भी हुई, उन्होंने मुझसे कुछ पूछा, कुछ मैंने उनको बताया कि जी मैं क्या देख रहा हूँ। मगर क्या मेरी ख्वाहिश नहीं है कि मेरे लीडर यहाँ आए, पाकिस्तान वापस आए, जिन्होंने पाकिस्तान में, जिनका ट्रैक रिकॉर्ड ये कहता है कि उन्होंने परफॉर्म करके दिखाया। अफसोस ये होता है कि जो उनके साथ किया, जो उनके साथ जिस तरह के कहते हैं कि पाकिस्तान से बदला लेने के लिए नवाज शरीफ को सज़ा देनी ज़रूरी थी, मुझे तो वो लगता है। उनका ट्रैक रिकॉर्ड देख लें, उनकी परफॉर्मेंस देख लें, उसके बाद तो कोई ये नहीं कह सकता कि पाकिस्तान में किसी ने इतनी परफॉर्मेंस दिखाई है जितनी नवाज शरीफ। अच्छा, एयाज सादिक साहब, माजरत के साथ जी, एयाज सादिक साहब, वो भी विद द सपोर्ट एंड द विजन नवाज जी, शरीफ वो आपकी देखिए ना, वो पोजीशंस मिसाल नहीं है पाकिस्तान में। अच्छा, वो चीजें तो आपकी पार्टी की जो पोजीशन है इस पे, और बहुत से लोगों की जो पोजीशन है, वो तो इस्टेब्लिश्ड है। हम तो चाहेंगे कि खुसूसन आप जो गए हैं और जब आप लौटे हैं उसके बाद जो डेवलपमेंट्स हैं उस हवाले से जरा बात करें। अच्छा, आपने बहुत सी चीजें की, जो तकरीर थी, जो तकरीब थी जिसमें आप सबने तकारीर की, उसमें आपने ये बड़े क्लियरली कहा कि आपको मियां नवाज शरीफ साहब जो हैं वो हर सूरत आएंगे पाकिस्तान, और आप मेरी मुस्कुराहट नहीं देख रहे, मैं आपको लेके आऊंगा, उनको लेके आऊंगा। और हमें खबर ये मिली कि आप 20 जनवरी को फिर जा रहे हैं लंदन, और वहां से आप कोई बात आगे बढ़ रही है। देखिए, ये सवाल इसलिए अहम हो जाते हैं क्योंकि साथ साथ देखिए, मैं जी बताइए। मैं बड़े कैटेगोरिकली बताऊं कि ना मैं किसी का पैगाम लेके जा रहा हूं, ना मैं कोई जा रहा हूं। मैंने 20 को जाना है इंशाल्लाह, अगर जा रहे हैं जिंदगी रही, सेहत रही और हालात रहे। चूंकि जब से मैंने ये स्टेटमेंट दी है, वो 50,000 पेशेंट से यूके में तकरीबन 1 लाख से ज्यादा पेशेंट होने शुरू हो गए। तो लगता है थोड़ी सी नजर लग गई। मगर मेरी इंशाल्लाह तैयारी है कि मैं जाऊंगा, और जाऊंगा तो इंशाल्लाह उनसे मुलाकात भी करूंगा। और मेरी ख्वाहिश होगी कि वो मेरे जाने से पहले आ जाएं। मेरी नहीं ख्वाहिश होगी, करोड़ों लोगों की ख्वाहिश होगी। बिकॉज अब तो लोग जिनको ये एक वो उम्मीद थी, उन्होंने 6 महीने में भी, जो 3 महीने में तब्दीली आनी थी वो भी देख ली, जो 6 महीने में आनी थी वो भी देख ली। आज मैं हिसाब लगा रहा था कि मेरे बिजली का बिल 15,400 रुपए का आया है, और 272 यूनिट मैंने इस्तेमाल किए, तो मुझे टोटल बिल 56 रुपए 56 रुपीज पर यूनिट मेरा बिल आया बिजली का। अच्छा, वो तो चीजें हैं, सोच सकते हैं, जरा अपनी भी आप कैलकुलेशन अपने घर की करके देखिएगा। मैं सब दोस्तों से कहूंगा, जितने ये पाकिस्तानी जितने सुन रहे हैं प्रोग्राम, कि वो अपने बिजली का बिल इस महीने का जो आया है, जो उन्होंने दिया है, उसको नंबर ऑफ यूनिट्स जो उन्होंने इस्तेमाल किए हैं उससे तकसीम करके देखें, तो ये उनको पता चलेगा कि 1 यूनिट उनको कितना कॉस्ट। जी, अच्छा, ये तो बात अपनी जगह है। मुझे तो लगता है कि ये एक खान साहब को भेजा गया है को पाकिस्तान से को बदला लेने के लिए। और मुझे जब हकीम सईद साहब की किताब और प्रोफेसर इसरार साहब के जो कलमात थे वो जहन में आते हैं, जब उन्होंने साल पहले, जब नाम और निशान नहीं था कि इमरान खान आके कोई प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे, जब उन्होंने ये ख्यालात का इजहार किया था,
साला तो मुझे तो लगता है कि क्या उनको शायद ख्यालात का इल्म इजहार किया था इनको अयाज किस साहब, लिए क्या भेजा जा ख्यालात रहा का है। इजहार किया था तो उन्होंने? ये जी उन्होंने कहा था कि ये वेस्ट का एजेंडा लेके आएंगे। वो उनकी तरह तकरीर है यूट्यूब पे, जरा निकाल कौन लीजिए। से साल प्रोफेसर की, इसरार कौन से साहब साल की, की है साहब? इमरान खान साहब के बारे में। कौन से साल की है? तो एक वो निकाल लीजिए, और हकीम सईद साहब ने सर, अपनी ये किताब कब में की लिखा है? था, अगर कहेंगी तो मैं आपको वो निकाल के भिजवा नहीं, मैं दूंगा। ये कह रही थी साहब, आप और मैं, हमने तो ज्वाइन की थी इमरान खान साहब की पार्टी, आपको याद है? तो जो भी दुनिया कह रही थी, आपने कब छोड़ी थी? मैंने तो 98 में छोड़ दी थी। आपने कब? 98 में छोड़ी थी जी। कितने? कब छोड़ी थी? 98 में जी 98 में छोड़ी थी जी। तो मैंने भी 1998 में छोड़ी थी, एक लंबा चौड़ा खत लिख के, जिसकी कॉपी आज भी मेरे पास है। और मैंने कहा था कि आपका रवैया लोगों के साथ ठीक नहीं है, जो होना चाहिए, जो वर्कर आपको मिलते हैं या वो मिलते हैं आप। तो मैंने भी 1998 में छोड़ दिया था, और मैंने कोई पार्टी नहीं ज्वाइन की थी। मैंने तो 2001 में जब नवाज शरीफ साहब और शहबाज शरीफ साहब मुल्क से जिला वतन हो गए, लोग कहते थे 10 साल नहीं आए थे, मैंने PMLN तब ज्वाइन की थी। मुझे मालूम है आपने तो काफी देर बाद। इक़्तिदार वाली PMLN नहीं ज्वाइन जी, आई नो दैट, आई नो दैट। इमरान को छोड़ा था बिल्कुल अपने। जी नहीं, दैट इज नॉट द पॉइंट। मैं तो ये नहीं शिकायत करती, मैंने कहा कि जो भी दुनिया में कह रहे थे इसरार, प्रोफेसर इसरार अहमद, या जो, उसके बावजूद लोग जा रहे थे उनकी तरफ, बिकॉज होप था। बट एनीवे, आज पर आते हैं। आप गए हैं जब लंदन, तो आपने नवाज शरीफ साहब के साथ एक मीटिंग में, मखतूम अहमद महमूद साहब भी थे मौजूद जहां आपकी मीटिंग हुई। अच्छा, तो उससे एक और भी सवाल उठता है कि जो कोई कह रहा है 17 लोग हैं जो जाना चाहते हैं PTI के PMLN में, अनाउंस करना चाहते हैं कि जी हमें अगर टिकट आप कंफर्म कर दें तो हम ज्वाइन कर लेंगे। तो ये बताएं इसमें कितनी हकीकत है? जंग के न्यूज़ के जो रिपोर्टर हैं उन्होंने लिखा 17 लोग, मुर्तज़ा शाह ने, लेकिन कहीं कहा जा रहा है 22 लोग। तो आपके पास क्या फिगर है जी, कितने लोग हैं PTI के जो ज्वाइन करना चाहते हैं और कहते हैं हम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देंगे, फॉरवर्ड ब्लॉग बना देंगे? एक हमने एक्सरसाइज की थी यूसुफ रजा गिलानी साहब के सेनेट के इलेक्शन में, लोगों को, दोस्तों को मिला है। चूंकि हमारा एक पॉलिटिकल लोगों का एक ताल्लुक होता है, सिर्फ खान साहब ताल्लुक नहीं रखना जानते, मगर हमारे PTI में जो दोस्त हैं उनसे मुलाकातें की। उसमें शाहिद खाकान साहब थे, साद रफीक साहब थे, राना सनाउल्लाह साहब थे, और मैं था। हमने मुख्तलिफ दोस्तों से मुलाकातें की, और अभी जब जॉइंट सेशन था तो तब भी हमने मुख्तलिफ दोस्तों से मुलाकातें की। लिस्ट 17 नहीं, 17 से ज़्यादा की लिस्ट है, जो कि दोस्त परेशान हैं, हालात से परेशान हैं। वो ये कहते हैं कि जहाँ पे ये पाकिस्तान को लेके जा रहे हैं, ये हम अपने आने वाली नस्लों को क्या जवाब देंगे कि हमने किसका साथ दिया था। लोग परेशान हैं, लिस्ट बहुत बड़ी है। और जिस तरह वक्त गुजरता जा रहा है, जिस तरह खान साहब की परफॉर्मेंस एक्सपोज होती जा रही है, जिस तरह उनका रवैया भी होता जा रहा है। अब मुझे एक बात बताइए कि जब कोई टीम हारती है, अभी इनकी टीम खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन हारी है, जो टीम हारती है तो वो कहते हैं कि यार कप्तान ठीक नहीं था, कप्तान चेंज कर दो। इन्होंने तो पूरी टीम की टीम कर दी। अब आप फर्ज कीजिए कि पाकिस्तान की टीम में बाबर आजम साहब अगर कोई मैच हार जाएं तो वो कहें नहीं यार मैं तो रहूंगा, मैं बाकी सब भी बेकार है और मैं पूरे की पूरी टीम चेंज करूं। कभी ऐसे भी हुआ है? ये उनकी पॉलिटिकल विजडम नजर आती है खान साहब की, मैं चाहूंगी कितनी है और क्या है। सर, मैं चाह रही थी कि आपकी सियासत जो पार्टी की है उस पर फोकस करें। बहुत सी बातें हैं इमरान खान साहब की सियासत की, वो हम कल उनके एक लीडर से इस पे बात करेंगे। आपसे मैं आपकी सियासत के बारे में पूछना चाहती हूँ। ये बताइए, मखतूम अहमद, मगर मुझे एक सवाल का मैं आपसे भी सवाल करना चाहता हूँ। देखिए, हमारी पूरी जमात की और जो उनके वोटर्स की सबकी ख्वाहिश है कि नवाज शरीफ साहब वापस आ जाएं पाकिस्तान उनकी। मगर मुझे ये नहीं समझ आती, इन्होंने तो मीटिंग्स कर ली, उसके ऊपर सेशंस कर लिए, इतनी बौखलाहट के नवाज शरीफ साहब वापस आ जाएंगे, उनको नहीं आना चाहिए। कोई कह रहा है पासपोर्ट नहीं है, कोई कह रहा है वीज़ा नहीं है, कोई कह रहा है कि अदालत से कैसे होगा।
वहां तो इतनी पैनिक हो गई। पैनिक की बात क्या थी मुझे अच्छा, ये नहीं ये समझ आई। असद उमर साहब मगर ने ये मुझे नजर आ सर गया कि आपका ये कितने जवाब भी है ठोस हैं, सामने। कितनी बेसाखियों के ऊपर हैं ये लोग कि इनको घबराहट होनी शुरू अच्छा, हो गई। असद उमर मैं तो साहब, इस चीज पे बहुत हैरान हूँ। असद इस पे उमर, आप भी जरा कोई कमेंट कीजिए कि जी। आपको भी हैरानगी हुई इतने पैनिक के ऊपर। जी, असद उमर साहब ने तो जवाब, उन्होंने कहा तहरीक इंसाफ चाहती है कि ये वापस आ जाएं, और शेख रशीद साहब ने कहा है कि नवाज शरीफ आने का तय तो करें, मैं अपनी जेब से उनको टिकट दूंगा और 24 घंटे के अंदर अंदर पाकिस्तान का उनको वीजा दूंगा। तो एक ये भी साइड है उनके रिएक्शन साहब की भी सियासी सीरत मैंने देख ली है। और शेख रशीद साहब की जो प्रिडिक्शन है ना, वो अब तो उनको चाहिए कि छोड़ दें ये काम। उनकी कभी कोई जिंदगी में प्रिडिक्शन जो है ना वो ठीक नहीं आती। तो इनको मैं तो सीरियसली नहीं लेता। मेरा ख्याल है इनको ये 2-4 इलेक्शन जब लड़ेंगे ना असद उमर साहब, तो तब जरा और मेच्योरिटी, पॉलिटिकल मेच्योरिटी की बात कर रहा हूं, वैसे बहुत मेच्योर होंगे, सब कुछ होंगे। मैंने कितना देखे, मैं ऊपर जब बैठता था ना स्पीकर की कुर्सी पे, तो मैं देखता था, मैं कहता यार असद उमर इतने वेल प्रिपेयर्ड हैं कि ये तो आके तो पाकिस्तान को ऐसा तरक्की करके दिखाएंगे जैसा कि मतलब इनकी तकरीरें, मैं तो मेरे होश उड़ जाते थे। मगर जब वो आए तो खोदा पहाड़ निकला चूहा। उनकी परफॉर्मेंस की वजह से आज इनकी गवर्नमेंट फंसी हुई है। उनका डिसीजन ना लेने की वजह आज उनकी हुकूमत फंसी हुई है और पूरे मुल्क को फंसा दिया। जी, वो तो मसाइल तो बहुत बड़े हैं, मसाइल बहुत हैं। मैच्योर पॉलिटिकल लोगों की बात कीजिए तो फिर मैं एग्री करूं आपसे। नहीं, मैं तो कह रही हूं, जाहिर है डिसअपॉइंट हुआ। मैं बहुत हाई रेट करता था असद उमर साहब को, मगर वो बिल्कुल फाश हो गए हैं। वो बिल्कुल उनका जो ऑरा था, उनका जो वो था कि जी पोस्टर बॉय, फाइनेंस मिनिस्टर, वो बिल्कुल ही जीरो होके रह गया। अच्छा, वो तो फाइनेंस मिनिस्टर अब तो नहीं है। अयाज सादिक साहब, आपने बार बार ये कहा है कि बड़ा एक धमाका होने वाला है और बड़ी कॉन्फिडेंस के साथ आपने मुतअद्दिद मर्तबा यही बात की है, तो क्या धमाका होने वाला है जी? देखिए, मैं एक चीज और भी आपको क्लियर कर दूं। मुझे नवाज शरीफ साहब ने कुछ नहीं कहा कि वो कब आ रहे हैं, किस दिन आ रहे हैं, ना मैंने उनसे पूछना मेरे लिए मुनासिब था। वो मेरे कायद हैं और आपने पूछा भी नहीं उनसे। मैं आपको बता रहा हूं, मेरे जैसा इंसान जिसने कभी इस तरह की स्टेटमेंट नहीं दी, ना मैं कोई मैसेज लेके गया, ना अपने लीडरान का मैसेज, ना शहबाज शरीफ साहब का, ना किसी और का मैसेज लेके गया। मैं ये आपको बता रहा हूं कि मेरे जैसा इंसान जो कि बहुत सोच समझ के बयान देता है, स्टेटमेंट देता है, अगर वो ये कह रहा है कि कुछ होने वाला है तो प्लीज ये सोचें कुछ होने वाला है। तो बताएं ना सर, हम यही तो पूछ रहे हैं। चल सकता ये, जी यही तो पूछ रहे हैं कि कोई, आपने तो एक जनरल बात तो नहीं कि आप तो बड़ी स्पेसिफिकली कह रहे हैं धमाका होने वाला है। क्या धमाका होने वाला है? मिनी बजट भी गवर्नमेंट पास कर लेगी क्या? आप कह रहे हैं नवाज शरीफ साहब फौरी तौर पे नहीं आ रहे, तो क्या हम ये समझे कि कोई फॉरवर्ड ब्लॉक है पीटीआई का जिसका आप लोग सब जिक्र कर रहे हैं, जी आपके पास आ रहे हैं, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देंगे? क्या धमाका क्या होने वाला है? मैं आपको एक बात बताऊं नसीम साहबा, कि अगर हम सीरियसली एफर्ट करें तो एक हफ्ते के अंदर अंदर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हो सकता है। ये ऑप्शन ओपन है। इसमें कोई मैं ढकी छुपी बात नहीं कर रहा। एक हफ्ते से ज्यादा नहीं लगेगा। एक हफ्ते क्या, मैं कहता हूं 4-5 वर्किंग डेज की जरूरत है वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस। अच्छा, थोड़ा इलेबोरेट कर दें। वसूख से ये कह रहा हूं। अच्छा, अब आप ये जो कह रहे हैं ना कि पीटीआई के दोस्त हैं, हाँ, पीटीआई के दोस्तों की बहुत बड़ी तादाद है। 17 से ज्यादा की तादाद की बात कीजिए आप, जो जिनसे मुलाकातें और दोस्तियां और एक ताल्लुक है, जिनसे हम मिलते रहते हैं, बहुत बड़ी एक तादाद है जो परेशान है इमरानी सियासत से और पीटीआई की सियासत से। अच्छा, तो आप बताइए कि फिर जब आप कह रहे हैं ना 4 दिन में हो सकता है अगर हम सीरियस अटेम्प्ट करें, तो क्या मतलब सीरियस अटेम्प्ट का? और अगर आप इतनी बड़ी आप कह रहे हैं मुश्किल है और ये सब कुछ है, तो फिर क्यों नहीं अटेम्प्ट हो रही? हमें लगता है ये तो बस बातें हैं। सारे डिस्कस होते हैं, ऑप्शन डिस्कस होते हैं, और फिर वक्त जब होगा ना, उस वक्त इंशाल्लाह ऑपोजिशन डिसाइड करेगी हमने क्या करना है। जिस वक्त कंबाइंड ऑपोजिशन ये सोचेगी कि हाँ अब वक्त है करने का, उस वक्त ये करेंगे। ये जरूरी नहीं कि हम अभी कर लें। ये भी सोच है कि इनको चलने दें, अब लोगों को भुगतने दें। जो आए हैं और जो लाए हैं, जिन्होंने वोट किया है,
वो भुगत लें, फिर अब देख लें कि उन्होंने क्या किया है, और फिर जब लोगों को वक्त आएगा फिर लोग फैसला कर लें। फिर दूसरी तरफ ये सोच है कि अगर ये बैठे रहे कि पाकिस्तान ऐसी जगह ना चला जाए जहां से वापसी मुश्किल हो जाए, ये भी तो डर लगता है। उस दिन से डर लगता है जब खुदा न खास्ता ये तनख्वाहें ना दे सकें, उस दिन से डर लगता है कि ये 120 रुपए का डॉलर 180 रुपए पे ले गए। एक्सपोर्ट कितनी बढ़ी और इंपोर्ट कितनी बढ़ी ये सबके सामने, कितनी एक्सपोर्ट बढ़ गई, कितनी पहले थी। तो ये सारे एक्सपेरिमेंट फेल हो गए हैं। इनको ना गवर्नेंस का पता है, ना इनको हुकूमत चलाने का पता है। अब आप ये देखें ना कि हम LNG के कार्गोज नहीं आ रहे जो कि सस्ती पड़ती है हमें एज कम्पेयर टू फर्नेस ऑयल, और फर्नेस ऑयल के ऊपर प्लांट्स चल रहे हैं हमारे। तो हम किधर जा रहे हैं, हम क्यों नहीं ये मसले हैं, इन मसलों पर बात होती रहती है। हम कैपेबिलिटी और पोटेंशियल की बात है। जी हम ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हम वापस आए। जिस तरीके से इस हुकूमत के अभी इक्तिसादी जो सूरत हाल है वो मुल्क की बिगड़ती जा रही है, क्लियरली बड़ा चैलेंज है। इसी तरह से जो अपोजिशन है, अपोजिशन भी बहुत सी बातें बहुत से महीनों से कर रही है, और कहने को फिर लोग कहेंगे ये तो सब हवाई बातें, और इमरान खान साहब की हुकूमत में फिर भी अभी स्टेइंग पावर है। ये तो अपोजिशन बात ही कर रही है जो कि कुछ लोग कहेंगे ख्याली पुलाव है। आफ्टर द ब्रेक विल कंटिन्यू, स्टे विद अस। नाज़रीन, हमारे साथ फॉर्मर स्पीकर ऑफ द नेशनल असेंबली, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट PMLN के अयाज सादिक साहब हैं। वो गुफ्तगू कर रहे हैं उनके जो लंदन का ट्रिप था और उसके बाद जो भी डेवलपमेंट्स पार्टी में और यहाँ हो रही हैं। अयाज सादिक साहब, ये बताइएगा कि आपने बारहा अभी भी कहा कि हालात इतने बिगड़े हुए हैं। अभी कुछ दिन पहले आपने एक तकरीब में ये को तबाही की तरफ ले जाना है। अच्छा, ये कौन है लोग जो लेके आए? वोटर्स की तो आप बात नहीं कर रहे, आप तो कह रहे हैं जो लेके आए हैं। किसकी तरफ आप इशारा कर रहे हैं? वोटर्स भी तो है ना बीच में। नहीं, बीच में होंगे वोटर्स, लेकिन आप लोग जिन्होंने वोट डाला जी, और जिन्होंने फैसिलिटेट किया, अब ये आप खुद ही सोच लें कि कौन लोग होंगे। अब क्या होगा, क्यों ये इस तरह की सोच आई। तो इसलिए जो भी लाया सबको सोचना चाहिए। देखिए, पाकिस्तान से ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है ना। अच्छा, मैं तो फिर पाकिस्तान आप से कह रहे ज्यादा हैं, इंपॉर्टेंट अच्छा, ना आप इमरान खान साहब है, ना आप हैं। हम सब के लिए पाकिस्तान है तो हम हैं। अच्छा, तो आप ये तो एडमिट कर रहे हैं। अच्छा, आप ये तो कह रहे हैं, नहीं, आप ये तो कह रहे हैं कि अगर ये खान साहब और रहे तो पाकिस्तान को नुकसान ही नुकसान है। आप देखिए ना, या पाकिस्तान को आप बचाएं, इसकी मईशत को बचाएं, या इमरान खान साहब को आप नहीं बचाइए। तो कौन, देखिए ना, आप क्या कह रहे हैं, ऐसा थोड़ी सी तजाद लग रहा है। एक तो बात यह कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान अपना मुकम्मल करें म्याद, और 2023 में सितंबर अक्टूबर में जो इलेक्शंस होने हैं वो हों। ये शेख रशीद साहब क्या बयान दे रहे हैं? कल उन्होंने क्या बयान दिए थे? उनको क्या जरूरत पड़ी कि ये ऐसे बयान देने की? हमने तो ये कभी ये नहीं कहा कि वो किसके पीछे छुप रहे हैं और क्या कर रहे हैं और कौन उनके साथ है कौन नहीं। तो ये शेख रशीद साहब क्यों बेचारे इतने बौखला के ये ऐसी बातें कर रहे थे? वो तो बुखलाहट तो होती है, सियासत में बुखलाहट भी होती है और मुस्कुराहट भी होती है। तो ये आप बताइए कि आपने ये उसी से मुस्कुराहट ही रहने दें अभी। अच्छा, काश हम पाकिस्तान के लिए भी मुस्कुराएं, पाकिस्तान की मईशत के लिए मुस्कुराएं। जी, वो तो आप लोग जी, वो तो हम भी ये चाहते हैं। हमें जो मिलते हैं वो हाथ जोड़ के कहते हैं कि जान छुड़वा लो। हम भी ये कहते हैं कि जी जान हम तो खुद चाहते हैं कि चढ़े। जब मेरा बिल आया तो मुझे तो अयाज सादिक साहब, तो देखिए अयाज सादिक साहब, अपना भी बिल देखिएगा इस दफा बिजली गैस नहीं, देखिए उसको तो छोड़े ना, इस पे बात करते हैं कि आप लोगों की अपनी सिर्फ सोच। बिजली गैस नहीं, कौन सी चीज है जो सस्ती हुई अच्छा, है? क्या एक्सपोर्ट वो बढ़ गई ठीक है, अपनी जगह बात। अयाज सादिक साहब, वही गाड़ियां मंगवा के अपने मनपसंद चहीते लोगों को इजाजत दे दी मंगवाने की, और अब मिनी बजट लाना चाह रहे हैं। अच्छा, अब देखिए, ये आपने ये बात की एक कि भाई जो लेके आया है उसको भी देखना चाहिए, और एक आपने बूटों के हवाले से भी स्टेटमेंट दी, सुनिएगा जरा। सिवाय झूठ फरेब, देखें कि इन्होंने किस किस को बेवकूफ बना दिया। इन्होंने जूतों तक को, बूटों को भी बेवकूफ बना दिया।
अच्छा, तो ये तो आपने बड़ी क्लियरली कह दिया ना कि बेवकूफ़ किस किस को बनाया, जूतों और बूटों की तरफ भी आपने इशारा किया। जाहिर है अब तो ये कोई खुला राज है पाकिस्तान में कि इस्टेब्लिशमेंट का रोज। एक और चीज भी कही थी जी, साद रफीक साहब ने ये कहा था कि इनको भी एक दिन ट्रक पे हमारे साथ चढ़ना पड़ेगा। तो मैंने कहा था इन्होंने तो बूट ही वो नहीं पहने हुए जिसमें कि ये जमहूरियत में आ सके। पहले जमहूरियत का ये जूता तो पहन लें। जी, जी, लेकिन ये लोग बूटों हमारे साथ कोई ट्रक जी, पे जी, नहीं आएंगे। हमें कोई शौक नहीं इनको ट्रक पे लाने के लिए। लेकिन ये तो इशारा इस्टेब्लिशमेंट का, ये देखिए ना, खुला राज है इस मुल्क में कि इस्टेब्लिशमेंट का रोल है। आपकी पार्टी की भी एक पोजीशन रही कि पिछले इलेक्शंस में रोल था। जब आप लोग कहते हैं कि तो इमरान खान साहब को आपको जब पता है तो फिर मुझसे क्यों पूछ रहे नहीं, हैं? तो सर आप लीडर हैं, हम तो कमेंटेटर है ना। मैं तो आगे की बात आपसे कर रही हूँ कि ये बताइए कि मैं लीडर कोई नहीं, मैं एक पॉलिटिकल वर्कर हूं। अच्छा, चलिए पॉलिटिकल अगर एक बात दिल की कह दी जी कि वो कह दी, वो उसमें इतनी हलचल, इतनी नहीं हलचल नहीं। आप सवाल तो सुने भाई। मैं ये सोच रहा था, मैं हलचल नहीं मचा रही। पीटीआई के दोस्तों को और खान साहब ने खास तौर से एक मीटिंग की और मीटिंग में उन्होंने इतना कुछ कहा, लोगों को डांटा, उसी गुस्से में अपनी पूरी तंजीम तहलील कर दी, उसी गुस्से में पता नहीं क्या कुछ कर गए वो। नहीं, मैं तो आपसे सवाल कुछ और कर रही हूँ कि बेचारों को इतनी पैनिक मेरी वजह से हो गई। अयाज साहब, मैं तो सवाल कुछ और करने की कोशिश कर रही हूँ। अयाज साहब, मैं सवाल कुछ और कर रही हूँ। देखिए, ये एक बड़ा सीरियस सवाल है कि बार बार आपकी पार्टी से भी लोग कहते हैं कि जी जो लेके आए हैं बस अब उनको पता होना चाहिए कि इमरान खान जो है वो लायबिलिटी है। तो सवाल ये उठता है, जो संजीदा लोग हैं वो कह रहे हैं कि क्या अब इस्टेब्लिशमेंट का कोई रोल होना चाहिए, किस तरीके से। जब आप कहते हैं ना इमरान खान शुड गो होम, तो जब इमरान खान साहब कहते थे नवाज शरीफ साहब शुड गो होम, हम उस वक्त कहते थे जी कैसे, कोई तरीका कार होता है। आपके जहन में क्या है, मतलब इस्टेब्लिशमेंट का कोई रोल आप कहते हैं हो? वो तो कहते थे कि एम्पायर की उंगली उठेगी। नहीं, हम ये नहीं कहते कि एम्पायर की उंगली उठे। हम तो कहते हैं कि जी हम फ्री एंड फेयर इलेक्शन करा दें, इसलिए कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन ना हो तो फिर यही नताइज आते हैं कि ऐसे इनकॉम्पिटेंट लोग जो हैं वो आ जाते हैं। और नुकसान किसका हो रहा है? मुल्क का नुकसान हो रहा है। इसमें पूरे पाकिस्तान का नुकसान है, सिर्फ मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी या पीटीआई का नहीं, ये हर एक का नुकसान है जो इनकी गवर्नेंस रही है। चले 2 साल, 1 साल हो, 6 महीने कहे थे, चलो 1 साल देख लिया, 1.5 साल देख लें, 2 साल, अब 3.5 साल होने को हैं। और जो हालात हैं वो आपसे क्या हर एक से जी, हर एक जानता है जी। किस सेक्टर में, क्या फॉरेन पॉलिसी में हम कामयाब हुए, क्या इकोनॉमी में कामयाब हुए, हम किस जगह कामयाब हुए? सिवाय एक चीज में कामयाब हुए कि पुरानी तख्तियों के ऊपर नई तख्ती अपने नाम की लगा देने में, इसमें काफी खान साहब कामयाब हुए। जी, फॉरेन पॉलिसी में तो खैर इतने कोई डिजास्टर्स नहीं है, इकोनॉमी का बड़ा मसला है बड़ा। लेकिन ये बताइए कि आप क्या कह रहे हैं? कश्मीर डिजास्टर नहीं है? नहीं, वो तो फिर क्यों मोदी ने तो किया। इन्होंने इतने स्टेटमेंट्स दे के अमेरिका को नहीं नाराज कर लिया? क्या इन्होंने सऊदी अरेबिया को नहीं नाराज कर लिया था? इन्होंने किसके साथ अच्छे रिलेशनशिप रखे हैं? कई दफा चीजें, बात इंसान को नहीं करनी चाहिए, सोच समझ के बात करनी चाहिए। और अगर ज़रूरी नहीं होता हर बात करना, हमारा काम है दुनिया के हर मुल्क से एक अच्छा ताल्लुक रखना, सिवाय हिंदुस्तान के उनके साथ एक हमें बराबरी का वो रखना पड़ेगा। बाकियों के साथ हर एक सॉवरन मुल्क है, हम उनके खिलाफ स्टेटमेंट्स दें या हम बढ़ चढ़ के कहें कि हमने डिफीट कर दिया, इसको कर दिया, उसको कर, ये इसकी तो अमेरिका भी तो हमें कह रहा था नहीं जी सब गलतियां हमारी हैं। अच्छा रिलेशनशिप सारे ममालिक सर, अमेरिका की भी तो, अमेरिका भी क्या कह रहा था हमें, हर अपनी जो डिफीट थी उसकी जिम्मेदारी हमें दे रहा था। तो देयर टाइम्स व्हेन वी हैव टू स्पीक अप, वो एक और डिबेट है, उस पे जवाब देना जी, उसका जवाब देना जी। उसको पॉलिटिकली हैंडल करें ना, उसको डिप्लोमेटिकली हैंडल करें ना, उसको सही तरीके से। ये बार बार कहना वो मुझे फोन नहीं कर रहे, वो एक को मैं फोन करता हूँ वो सुनता नहीं है, दूसरा मुझे फोन नहीं कर रहा। तो जब आई थिंक मुझे सवाल होता था, आई डोंट वांट टू बी कर दिया कि जी उसने फॉरेन कहा कि मैं पॉलिसी 150 मुल्क को फोन कर दूंगा, तो मैं नहीं करूंगा जी। मैं फॉरेन पॉलिसी बेस पे छोड़े, ये नौबत तो खुद ही लेके आए ना हम लोग। नहीं, मेरा ख्याल है अमेरिका का भी हम लोग नहीं, हमारे लीडरान जो हैं सर, अमेरिका का भी अपना भी मसला है। लेकिन बहरहाल मुझे ये बताइएगा कि अब जो बात अभी आपने फरमाई कि भाई साल होता है, 1.5 साल, 2 साल, अब तो 3.5 हो गए, अब तो जरूर। तो मैं ये समझना चाह रही हूँ कि आपकी पार्टी की एज वी स्पीक क्या पोजीशन है कि ये हुकूमत अपने 5 साल पूरे करे? मैं आपको एक सिनेरियो थोड़ा सा बताता हूँ। बताइए।
ये मैं 2002 की पार्लियामेंट की बात करूंगा, 2008 की करूंगा और 2013 की। जब आखिरी 6 महीने रह जाते हैं ना जी, तो जो मेंबर्स होते हैं ना वो हल्के में ज्यादा वक्त गुजारते हैं, तब कोरम पूरा नहीं होता और लोगों को बुलाना पड़ता है, बिल पास कराने के लिए लोगों को स्पेशल फोन करते हैं। ये गवर्नमेंट यही किया करती थी। ये वाहिद गवर्नमेंट है जो मंडे को सेशन करती है, फ्राइडे को सेशन करती है, कोरम पूरा नहीं होता। फ्राइडे को 11 बजे का टाइम रखते हैं, 12 बजे सेशन शुरू होता है, 12:30 अजान होनी होती, कोरम पॉइंट हो जाता है। कौन आएगा सिर्फ एक दिन के लिए? मंडे को ये सेशन करते हैं, ये घंटा बैठे रहते हैं, कोरम पूरा नहीं कर देते। फिर ये ट्यूसडे को छुट्टी कर देते हैं, फिर वेंसडे को अब सेशन रखेंगे। वेंसडे के बाद फिर ये मेरा ख्याल है थर्सडे को छुट्टी कर देंगे, फिर फ्राइडे को सेशन रखें। इस तरह पैसा ज़ाया किया जाता है। इस तरह किस चीज़ से डर रहे हैं? डिबेट से डर रहे हैं, डिस्कशन से डर रहे हैं, महंगाई से डर रहे हैं, सियालकोट के वाक़े से डर रहे हैं। सादिक साहब, मैं ये कह रही हूँ कि जी आप क्या चाहते हैं कि ये अपने 5 साल पूरे करें फिर इलेक्शंस, या यू वांट अ चेंज मिड स्ट्रीम? मैं ये पूछना चाह रही हूँ, आप लोगों की पार्टी की पोजीशन क्या है? देखें, एक कैच 22 सिचुएशन है। ठीक, अगर इमरान खान रहते हैं, जब से ये आए 2018 से, पहले चोर चोर और ये कर दिया इन्होंने, वो कर दिया, वो कह के वो साल 6 महीने, साल 1.5 साल के बाद खत्म हो गया, लोग एक्सपोज हो गई है। नैब में लोगों को अंदर करा दिया, एक्सपोज हो गए कि कुछ नहीं निकला, बिकॉज आला अदलिया के जो बेलें दी गई हैं और जो कमेंट्स उन्होंने पास किए वो शर्मनाक थे इस हुकूमत के लिए और नैब के लिए। सो ये वक्त भी गुजर गया। अब अगर हम इनको हटाते हैं तो फिर हम हुकूमत में कोई नहीं आना चाहता, कोई ऑपोजिशन की पार्टी हुकूमत में नहीं आना चाहती। अगर हम इनको नहीं हटाते तो पाकिस्तान का जो हाल हो रहा है, जो 2018 से डाउन स्लाइड शुरू हुआ है, वो इतनी तेजी से अब हो रहा है कि जितना कहा जाए कम है कि क्या पाकिस्तान सस्टेन कर लेगा इनकी इनकॉम्पिटेंस इकोनॉमी के हवाले से? इसलिए जो डिस्कशंस होती करें ना करें, ये इन चीजों की वजह से रुके हुए हैं कि पाकिस्तान को नुकसान ना हो जाए। अच्छा, मगर ठीक, जितने दिन ये रहते हैं, अब मैं दिनों की बात कर रहा हूं, मैं साल तो छोड़ दीजिए, अब 3.5 साल होने को हैं, दिनों की बात कर रहा हूं कि दिनों में डिटीरियोरेशन हो रही है, दिनों में अनसर्टनिटी हो रही है। लोग जब ये बातें करना शुरू कर दें कि कहीं जाके नौकरी और किसी मुल्क में ढूंढ लेते हैं, और ये वो जो कि मिडिल क्लास होती थी, मिडिल क्लास पिस गई है बिल्कुल। ठीक है अयाज साहब, हमें ब्रेक लेनी, जी हमें ब्रेक लेनी है। अयाज सादिक साहब, आप हमारे थे, एक जगह आपने ये भी फरमाया कि अब सब लोग जो पाकिस्तान के खैर ख्वाह हैं उनको मिल के, और आपने कहा तमाम पार्टीज को और इदारों को मिल के अब कुछ करने की जरूरत है। ब्रेक के बाद इस पर गुफ्तगू करते हैं। स्टे विद अस नाज़रीन आफ्टर द ब्रेक। अल्लाह से दुआ है, इल्तिजा है कि इसको उस हद तक ना जाने दें जहां वापस लाना मुश्किल हो जाएगा, और वापस लाने के लिए भी सबको सिर जोड़ने पड़ेंगे। सारी पॉलिटिकल जमातों को सिवाय पीटीआई के, सारे इदारों को, और फिर उन इदारों को जिनके ऊपर जिम्मेदारी है कि वो इंसाफ दें। वेलकम बैक नाज़रीन। अयाज सादिक साहब हमारे साथ तशरीफ रखते हैं। अयाज सादिक साहब, आपने ये कहा कि अब सबको, पार्टीज को और इदारों को मिल के अब सोचना चाहिए, तो क्या कोई आप लोग नेशनल गवर्नमेंट का सोच रहे हैं? कुछ कहा जा रहा है कि आसिफ अली जरदारी साहब के भी राब्ते हैं एस्टेब्लिशमेंट से, आप लोगों के भी राब्ते हैं, शहबाज शरीफ साहब के भी राब्ते हैं, तो क्या हम कहें जो आप हाल बयान करते हैं मुल्क का, जो आप स्केच करते हैं, और साथ आप कहते हैं कि जी दिनों की बात है, और साथ फिर जब आप इस तरह की बात करते हैं तो क्यों ना हम समझें कि कोई कहीं बिहाइंड द सीन्स कोई बातचीत आप लोग कर रहे हैं? जी, एक तो मुझे नहीं पता कि कोई जरदारी साहब बात कर रहे हैं या नहीं कर रहे, या कोई और बात कर रहा है या नहीं कर रहा। मैं हल्फन ये कहता हूँ, मुझे इसका इल्म नहीं है, और ना मेरा राब्ता है किसी के साथ जिनका आप जिक्र कर रहे हैं। बट आप ये देखिए कि एक ये बात बार बार रिपीट हो रही है कि पाकिस्तान को इस जगह ला के इमरान खान साहब ने खड़ा कर दिया है जहाँ के अब सोच ये हो रही है, मैं अपनी ज़ाती सोच की बात कर रहा हूँ, और ये मेरे कुलीग्स जो हैं नेशनल असेंबली में PMLN के, उनकी भी सोच यही है कि ये सिर्फ एक जमात के बस की बात शायद नहीं रह गई। इतनी इन्होंने 3.5 साल में तबाही